कनाडा की गवर्नमेंट वेबसाइट्स, जिन वेबसाइट्स के थ्रू वहाँ की जनता इम्पॉर्टेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकती थी, जैसे कि इमिग्रेशन, टैक्सेस, पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स को एक्सेस कर सकती थी, उनको हैक कर लिया गया है एक कोऑर्डिनेटेड अटैक के थ्रू, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 से निपटने के लिए रिलीफ पेमेंट्स इकट्ठा कर लिए थे जनता के लिए, उसको चोरी किया जा सके। कनाडा का जो ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम है उसका नाम है जीसी की सिस्टम। ये एक सिंगल साइन ऑन सिस्टम है जिससे वहाँ की जनता कनाडा की गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है उसको एक्सेस कर सकती है। और पिछले हफ्ते के अंत में कैनेडियन गवर्नमेंट के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिस ने ये स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया था कि वहाँ के जीसी की सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है। अटैकर्स ने दोस्तों क्रीडेंशियल स्टफिंग टेक्निक का यूज़ किया है और इस टेक्निक से उन्होंने कुल मिलाकर 9,000 से भी ज़्यादा जीसी की अकाउंट्स हैक कर लिए, कुल मिलाकर 1,20,00,000 अकाउंट्स में से। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि क्रीडेंशियल स्टफिंग टेक्निक क्या होता है और किस तरह से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टेक्निक के ना होने की वजह से काफ़ी आसानी से हैकर्स ने ये रिलीफ पेमेंट्स चोरी कर लिए। इसके साथ साथ हम लोग कनाडा से जुड़े कुछ यूनिक फैक्ट्स भी जानेंगे इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। अब हम लोग क्रीडेंशियल स्टफिंग टेक्निक के बारे में जानते हैं, जो टेक्निक यूज़ की गई है सारे अकाउंट्स को हैक करने के लिए। तो इस तरह के अटैक्स में दोस्तों हाईजैकर्स जो है वो पहले से जो यूज़र नेम और पासवर्ड कॉम्बिनेशंस जो लीक हो गए हैं उसी को यूज़ करते हैं किसी दूसरी वेबसाइट पे एक ऑटोमेटेड फैशन में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वही यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ किए गए हैं दूसरे वेबसाइट पर भी। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हमेशा एडवाइस करते हैं कि हमें सेम यूज़र नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन दूसरे वेबसाइट्स पर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हैकर्स ने किसी एक वेबसाइट से भी यूज़र नेम और पासवर्ड का डेटा चोरी कर लिया तो हैकर्स वो सेम कॉम्बिनेशन दूसरी वेबसाइट्स पर भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही कनाडा गवर्नमेंट के जितने भी ये जीसी की अकाउंट्स अफेक्ट हुए उनको इमीडिएटली कैंसिल कर लिया गया, और जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने यूज़र्स को कांटेक्ट किया जिनके अकाउंट्स हैक हुए, और उनको ये बताया गया कि किस तरह से वो एक नया जीसी की अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जीसी की जो सिस्टम है ये कैनेडियन गवर्नमेंट के 30 फेडरल डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं। ये एक अल्टरनेटिव एक्सेस रूट है कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी सिस्टम्स पे साइन इन करने का। कुल मिलाकर दोस्तों इसी तरह का एक अटैक रिसेंटली भी हुआ था 5,500 कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी सिस्टम्स पर भी, जब उनको टारगेट किया गया था जीसी की अटैक की तरह ही, और ये एम किया गया था कि कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी सिस्टम्स को भी हैक कर लिया जाए। अब हम देखेंगे कि किस तरह से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना होने की वजह से काफ़ी आसानी से हैक हो गई ये वेबसाइट्स। तो जो लोग फ्रीक्वेंटली कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को विजिट करते हैं उनको ये पता होगा कि ये वेबसाइट्स मल्टीपल साइन इन पॉसिबिलिटीज़ देती हैं। जैसे कि माई सर्विस कैनेडा अकाउंट अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि जीसी की है, साइन इन विथ योर बैंक है, या फिर आपका प्रोविंशियल अकाउंट की थ्रू आप साइन इन कर सकते हैं। सिमिलरली जो कनाडा की रेवेन्यू एजेंसी वेबसाइट है उस पर भी अलग अलग तरीके से आप साइन इन कर सकते हैं। आपके जीसी की अकाउंट से भी आप साइन इन कर सकते हैं और कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी अकाउंट से भी आप साइन इन कर सकते हैं। और जब इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश की गई, जैसे कि सीआरए और दूसरी वेबसाइट्स को, तो ये पता चला कि जीसी की पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड ही नहीं है। दोस्तों जब कोई भी यूज़र किसी नए कंप्यूटर से साइन इन करने की कोशिश करता था तो तब उसको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, जैसे कि आपके पेट का नाम क्या है, लेकिन ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं था जिससे कि यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जाएगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड के लिए। जैसे कि दोस्तों जब हम लोग अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, तो बैंक हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी एसएमएस भेजता है ना, तो वैसा सिस्टम इन वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं था। दोस्तों यूज़र नेम, पासवर्ड और जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं ये तो एक सिंगल फैक्टर कंस्टिट्यूट करते हैं, और ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें ऑलरेडी पता होती हैं। और जब दूसरी वेबसाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश की गई तो वहाँ पर सिक्योरिटी कैप्चार्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हैकर्स के लिए इन वेबसाइट्स को हैक करना बहुत ही आसान हो गया था।
अब हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से हाईजैकर्स ने कैनेडियन गवर्नमेंट की कोविड-19 रिलीफ फंड्स में सेंध लगाई। अब क्योंकि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था तो अटैकर को बहुत ही आसानी से किसी भी यूज़र का जीसी की या फिर सीआरए अकाउंट हैक करना आसान हो गया और उन्होंने कुछ मेथड्स यूज़ किए जैसे कि क्रेडेंशियल स्टफिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट। उसके थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस कर लिए और हुआ ये था कि कोरोना वायरस से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कनाडा की गवर्नमेंट ने एक फ़ंड का एस्टेब्लिशमेंट किया था जिसका नाम था कनाडा इमरजेंसी रेस्पॉन्स बेनिफिट फंड। और इस फंड के तहत जितने भी एलिजिबल रेजिडेंट्स हैं जो भी इफ़ेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, हर एलिजिबल रेजिडेंट को 2000 कैनेडियन डॉलर्स मिलने वाले थे। लेकिन जब इस फंड की वेबसाइट विजिट की गई तो वहाँ पर जो स्क्रीनिंग क्वेश्चंस है वो बहुत ही आसान थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यूज़र ने कैनेडियन टैक्स रिटर्न फाइल कर रखा है और अगर उसका सीआरए अकाउंट नहीं है लेकिन उसके पास माई सर्विस कनाडा अकाउंट है तो वो पूरा प्रोसीजर जो है वो स्किप कर सकता है, वो डायरेक्टली इस अकाउंट के थ्रू इस फंड को एक्सेस कर सकता है। तो ये अटैकर्स के लिए बहुत ही आसान हो गया। उन्होंने बिना समय वेस्ट किए हुए इस सिस्टम पर अटैक कर लिया और जितने भी कैनेडियन रेसिडेंट्स के टैक्स अकाउंट्स हैं वहाँ से उन्होंने फंड्स को अनजान अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिया। और एक ऐसा ही मामला आया था जबकि टोरंटो के कुछ रेसिडेंट्स थे, उन्होंने कंप्लेन किया था कि उनके अकाउंट से हाईजैकर्स ने 10,000 कैनेडियन डॉलर्स अनजान अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिए थे। तो दोस्तों अगर कोई भी मेथड यूज़ किया गया हो, चाहे क्रेडेंशियल स्टफिंग मेथड यूज़ किया गया हो या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट मेथड यूज़ किया गया हो, एक चीज़ सामने आ गई है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट का जो जीसी की सिस्टम है वो वल्नरेबल है, उसको हाईजैक किया जा सकता है। तो दोस्तों इस सारी चीज़ के पीछे कैनेडियन गवर्नमेंट का मोटिव यही था कि सिटीजन्स को आसानी हो, वो अलग अलग रूट्स के थ्रू अपना पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन उन्होंने इस एंगल के बारे में सोचा ही नहीं था। तो जो हाईजैकर्स थे उन्होंने बहुत ही आसानी से इस पूरे प्रोसेस का वीकेस्ट लिंक उन्होंने पता लगा, उसको एक्सप्लॉइट किया और डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हम सबके सामने ही हैं। इन द मीन टाइम जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने नोटिस एक जारी किया है कि जिन यूज़र्स का जीसी की और सीआरए अकाउंट अभी तक हैक नहीं हुआ है उनको इमीडिएटली अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए एज अ सेफ्टी मेजर। दोस्तों अब हम कनाडा के बारे में कुछ यूनिक फैक्ट्स जान लेते हैं। कनाडा जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का भी ये सेकंड लार्जेस्ट देश है रशिया के बाद में। इसकी बॉर्डर सिर्फ एक ही कंट्री से टच होती है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसका कैपिटल सिटी है ओटावा। कनाडा की जो कोस्ट लाइन है वो दुनिया में सबसे लंबी है, 2 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो कि 1.25 लाख मील हो जाती है। कनाडा के 3 आइलैंड्स दुनिया के टॉप 10 बिगेस्ट आइलैंड्स में आते हैं। वो हैं बैफिन आइलैंड्स जिसका साइज़ तो ग्रेट ब्रिटेन से भी डबल है, और जो दूसरे आइलैंड्स हैं विक्टोरिया आइलैंड और एल्समेरे आइलैंड, इनका साइज़ इंग्लैंड के बराबर है। दुनिया के जितने भी लेक्स हैं दुनिया में उसमें से आधे से ज़्यादा कनाडा में लोकेटेड हैं। इस कंट्री में दोस्तों 30 लाख से भी ज़्यादा लेक्स हैं, जिसमें कि 31,700 बड़े लेक्स हैं जिनका एरिया 300 हेक्टर्स है। कनाडा में दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े 2 लेक्स भी हैं, ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है जिसकी 62 लाख पॉपुलेशन है। मॉन्ट्रियल कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसकी पॉपुलेशन है 42 लाख। और मॉन्ट्रियल दोस्तों ऐसा भी शहर है जहां पर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पेरिस में जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। कनाडा वर्ल्ड लीडर है यूरेनियम माइनिंग में भी, और यूरेनियम को यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो सबसे बड़ी यूरेनियम माइन है दुनिया की वो भी लोकेटेड है कनाडा के ही सिगार लेक के पास में, जो कि सास्काचुएन प्रोविंस के नॉर्दर्न हिस्से में आता है। कनाडा लार्जेस्ट सप्लायर है एनर्जी का इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कनाडा 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व होल्डर है वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया के बाद में, और ये 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल भी है। कनाडा 4th बिगेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का चाइना, ब्राज़ील और यूएसए के बाद में। कनाडा का जो ट्रांस कनाडा हाईवे है इसको कहा जाता है दुनिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। कनाडा का जो हाफ लैंडमास है वो फॉरेस्ट्स में कवर्ड है। कनाडा में लगभग 180 ट्री की स्पीशीज़ है। टिम्बर इनके मेन एक्सपोर्ट्स में आता है।
कनाडा थर्ड मोस्ट फॉरेस्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी रिवर, जो कि उसके नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करती है। इसकी लेंथ 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसका जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है माउंट लोगन, जो कि 5900 मीटर से भी ज़्यादा है। ये लगभग 19500 फीट के आसपास आता है। माउंट लोगन लोकेटेड है कनाडा के यूकॉन टेरिटरी में, जो कि स्थित है अलास्का यूएसए के बॉर्डर पर। यहाँ की पॉपुलेशन 37.6 मिलियन है और यहाँ पर 82% जो कैनेडियन हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 283 ईयर्स है और यहाँ पर 10,000 पेशेंट्स पर 26 डॉक्टर्स अवेलेबल है। यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है, यानी अधिकतर कैनेडियंस जो है वो लिख पढ़ लेते हैं। कनाडा इमिग्रेशन के लिए बहुत ही पॉपुलर कंट्री है। यहाँ पर जो दूसरे देशों से जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो है यूनाइटेड स्टेट से, यूनाइटेड किंगडम से और फ्रांस से। वहीं कैनेडियंस जो दूसरे देश में जाना चाहते हैं वो पसंद करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और क्यूबा। कनाडा में आइस हॉकी के 2800 रिंक्स हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चे जो है वो सॉकर खेलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।